आदाब बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे लेसन एहसान का बदला एहसान के अल्फाज मैनी और इसके दीगर सवालात। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है फरेब। फरेब होता है धोखा, तिजारत होता है कारोबार, व्यापार, गर्ज होता है मकसद, साइस होता है घोड़ी की देखभाल करने वाला, अपाहिज होता है जिस्मानी तौर पर बेकार या नाकारा। इसके बाद आगे है अस्तबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, ताजर यानी तिजारत करने वाला कारोबारी, एहसान होता है नेकी, भलाई, अच्छा सलूक, यानी कि किसी के साथ हम कुछ नेकी करते हैं, भलाई करते हैं या अच्छा बर्ताव करते हैं तो उसी को हम कहते हैं एहसान। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो भी सवालात हैं उनको देखते हैं। तो ये है सवाल। सबसे पहला सवाल है, डाकू ने क्यों दुकानदार पर हमला किया, या फिर डाकू ने दुकानदार पर हमला क्यों किया। इसका जवाब है डाकू ने दुकानदार पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो उसे लूटना चाहते थे। सवाल नंबर 2 है, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए। हमने ये कहानी में पढ़ा था कि जो घोड़ा उन्होंने ख़रीदा था वो काफ़ी दाम देकर ख़रीदा था, काफ़ी रुपए पैसे देकर ख़रीदा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि उस घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए, यानी कि वो जो उन्होंने घोड़े के लिए जो पैसे दिए वो पैसे उन्होंने किस तरह पूरे किए, किस तरह पूरे हुए। तो इसका जवाब है जब घोड़े ने दुकानदार की जान बचाई तो उसे घोड़े के दाम वसूल हो गए। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, साइज़ की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी। तो ये आपने कहानी में पढ़ा ही है कि साइज़ ने घोड़े का दाना वक्त के साथ दिन ब दिन कम कर दिया, यहाँ तक कि अंधे और अपाहिज घोड़े को अस्तबल से भी बाहर निकाल दिया। तो ये जो घोड़ा था अंधा हो गया था और साइस ने इसको बाद में अस्तबल से बाहर निकाल दिया था। अस्तबल क्या होता है, ये वो जगह होती है यहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था। तो इसका जवाब है ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था ताकि आदिल आबाद में किसी पर जुल्म हो तो वो घंटे की रस्सी को खींच करके लोगों के सामने अपनी फरियाद कर सके। तो ये भी ये एक फरियाद करने का एक ज़रिया था कि इसके ज़रिए वो भी जो भी उसका दुख दर्द है उसका इजहार कर सकता है, उसकी फरियाद कर सकता है। अगला सवाल है, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया। तो इसका जवाब है घोड़े ने रस्सी को चारा समझकर खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से रस्सी हिलने लगी और घंटा बजने लगा। अगला सवाल है, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों सुर्ख हो गया। तो यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि सुर्ख क्या होता है। सुर्ख होना होता है लाल होना। तो यहाँ पर हमें सवाल पूछा गया कि जो ताजिर का चेहरा था वो शर्म से क्यों सुर्ख हुआ, क्यों शर्म से क्यों लाल हो गया। तो इसका जवाब है साइस ने उस अंधे वफादार घोड़े से जो बदसलूकी की थी उसे सुनकर ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, क्योंकि ताजिर खुद को उस गलती का जिम्मेदार समझ रहा था। वफादार, ये यहाँ पर कुछ जुमले हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले है वफादार। तो इसका जुमला हो सकता है, घोड़ा बड़ा वफादार था, बेचारा घोड़ा बहुत बेचारा हो गया था क्योंकि साइस ने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद कोई भी उसकी खबर पूछने वाला लेने वाला नहीं था। इसके बाद जुल्म, हमें जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। फरियादी, आदिल आबाद में फरियादी की फरियाद ज़रूर सुनी जाती थी। एहसान, हमें दूसरों पर एहसान करना चाहिए। इसके बाद है कसूर, घोड़े का कोई कसूर नहीं था। इबादत होता है, लोग इबादत के लिए मंदिरों में जमा होते हैं। ताजर, घोड़े ने ताजर की जान बचाई।
تو یہ تھے اس کے جملے۔ اس کے بعد ہیں خالی جگہ۔ تو یہاں پر میں نے اس کے صرف جواب لکھے ہیں جو خالی جگہوں میں آئیں گے، تو خالی جگہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کہانی کو آپ نے پڑھا ہے۔ تو اس کے جواب یہاں پر دیے ہیں۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا جانور، دوسری میں آئے گا گونج، تیسری میں آئے گا گھر، چوتھی میں آئے گا آنکھیں، اور پانچویں میں آئے گا بیچ۔ اس کے بعد کچھ واحد جمع ہے، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم جلدی سے۔ سب سے پہلے واحد جمع کے بارے میں آپ جان لیجیے کہ واحد جمع ہوتے کیا ہے۔ تو واحد جمع ہوتے ہیں جن کو ہم انگلش میں سنگولر پلورل کہتے ہیں، تو اردو میں ہم انہی کو واحد جمع کہتے ہیں، اور ہندی میں شاید ان کو ایک وچن بہو وچن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لکھا ہے حاکم کا احکام ہوتا ہے، تاجر کا تاجروں ہوتا ہے، حق کا حقوق ہوتا ہے، مکان کا مکانوں ہوتا ہے، شکایت کا شکایتیں ہوتا ہے، احسان کا احسانات ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں واحد یعنی سنگولر، اور یہ ہے جمع یعنی پلورل۔ تو آپ کو کیا دیا ہوتا ہے کتاب میں، جو واحد لفظ ہوتے ہیں اور جو جمع لفظ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے دیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو الگ کر کے جو لفظ واحد ہوں گے ان کو واحد کے نیچے لکھنا ہے اور اس کے سامنے اس کا جمع لکھ دینا ہے، یا پھر جمع لفظ کو جمع کے نیچے لکھنا ہے اور اس کے سامنے اس کا واحد لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ الگ الگ کر کے لکھنی ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیسے لکھے ہیں، اور اس کے بعد الگ الگ کر کے ان کو ہم نے ادھر کیسے لکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے ایسے ہی جب آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے گا تو وہاں پر بھی ایسے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر کچھ محاورے دیے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے سب سے پہلے حق مارنا۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو محاورے دیے ہیں اس سبق میں، ان کو صرف جملوں میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ان کے صرف جملے بنانے ہیں، آپ کو محاورے دیے ہیں۔ لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو محاورے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان کے معنی پوچھے جاتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کے بعد معنی لکھ کے پھر آپ کو جملے بنانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے، آپ کو اس کے معنی نہیں لکھنے ہیں، سیدھے آپ کو اس کے جملے بنا دینے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو جملوں میں استعمال کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہے حق مارنا۔ حق مارنا کا جملہ ہوگا ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ چہرہ شرم سے سرخ ہونا، یعنی تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وار خالی دینا، تاجر نے ڈاکوؤں کے کئی بار خالی دیے۔ تو وار خالی دینے کا مطلب یہاں پر کچھ یوں ہے کہ جیسے کوئی کسی پر وار کرتا ہے تو جس پر وار کیا جاتا ہے وہ اس کو وفل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر وار خالی دینے کا وہی مطلب ہے کہ اس نے ان ڈاکوؤں نے اس پر کئی وار کیے تاجر پر، لیکن اس نے جو بھی بات ہے ان کے وہ وفل کر دیے، خالی کر دیے۔ یہی مطلب ہے اس محاورے کا یہاں پہ۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے ہے متضاد الفاظ۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اپوزٹ ورڈز ہم ان کو کہتے ہیں، یا پھر انٹونیمز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہندی میں ہم ان کو ویلوم شبد کہتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے وفادار۔ وفادار کا ہوگا بے وفا۔ وفادار ہوتا ہے جو دوستی نبھائے، اور جو دوستی نہ نبھائے وہ بے وفا۔ اس کے بعد ہے نیک۔ نیک کا ہوگا بد، ظلم کا ہوگا انصاف، آرام کا ہوگا بے آرامی یا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حق ہے، حق کا ہوتا ہے ناحق۔ تو یہ تھے اس کے متضاد۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ بچے یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہے قواعد۔ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، سب سے پہلے لکھا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ تو یہاں پہ دھیان دیجئے، جو آخر میں لفظ آ رہا ہے
आखिर में क्या आया, था। इसके बाद है बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह हर जगह नेक लोग बसते थे। तो आखिर में क्या आया, थे। मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। आखिर में आ रहा है किया है। ऊपर दिए गए जुमलों में जिन कामों के बारे में बताया जा रहा है वो पहले हो चुके हैं, यानी ये गुज़रे हुए वक्त की बातें हैं। गुज़रे हुए वक्त ज़माना को माजी कहते हैं, यानी कि जब भी गुज़रे हुए वक्त की, गुज़रे हुए समय की बात होती है तो उसको हम उर्दू में कहते हैं माजी, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं पास्ट। तो यही है कि जब इन्होंने बात की कि घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, ये भी पहले की बात है जो हो चुकी है। बहुत दिनों का जिक्र है जब हर जगह नए लोग बसते थे, ये भी पास्ट की ही बात है, तो इसको हम उर्दू में माजी कहेंगे। उसके बाद हुआ कि मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है, यानी कि बाहर कर दिया है पहले का ही। तो ये भी इस तरह हमारा क्या हुआ, माजी हुआ। तो ये थे इसके कुछ जुमले जो कवायद से मुतालिक थे। तो आगे मुहावरे ये हमने पढ़ लिए, मुतज़ाद हमने पढ़ लिए। उसके बाद अमली काम है। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। इसम को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉन, और ज़मीर को हम कहते हैं प्रोनाउन। मसलन उस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। इस सबक में से 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। यानी कि आपको सबक में से कुछ ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं जिनमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो ज़मीर मैंने आपको बताया, ज़मीर हम प्रोनाउन को कहते हैं, क्योंकि जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि इंग्लिश में हम लिखते हैं राम इज़ अ गुड बॉय, तो आगे जब हम उस पर सेंटेंस लिखेंगे तो आगे हम राम नहीं लिखेंगे दोबारा से, बल्कि उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही, तो हम कह सकते हैं ही स्टडीज़ वेल या ही प्लेज वेल। तो अब हमने राम का इस्तेमाल ना करके हमने ही का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है कि हम नॉन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम उर्दू में बात करें तो जैसे मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, तो जो आगे मैंने राम की जगह वो इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ जो है ज़मीर है। तो इस तरह से कुछ और ज़मीर हैं, जैसे उस, तुम, मैं, हम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको ये जो कहानी पीछे लिखी है इसमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे ढूंढने हैं जो कि ज़मीर हों। इन पर आपको ऐसे जुमले लिखने हैं जिनमें ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो इसी के साथ ही वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 भी ख़त्म होता है। अगर इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।